हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है ये BU ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होने वाली है। ये आपका सेमेस्टर थर्ड की वीडियो होने वाली है एंड सेमेस्टर थर्ड में जो आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, हिंदी में इसका नाम है भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 एंड वीडियो 4 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज की हमारी वीडियो 5 होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं एंड सारी जो वीडियोस हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। एंड अगर नोट्स की बात करूँ तो नोट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड जो वे है वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए। तो आप वीडियो को लाइक करना ताकि और मोटिवेशन मिले एंड आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें कवर किया जा सके। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। फोर्थ जो वीडियो है हमने जहाँ छोड़ी थी उसी से आगे आज की हम वीडियो नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नगर पालिकाएं इन दिनों किस प्रकार कार्य कर रही हैं? इसके विकास और चुनौतियों को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत की जो नगर पालिका है वो इन दोनों यानी आज के टाइम पे किस तरह से कार्य करती हैं, इसके विकास और जो चुनौतियां हैं वो आपको बतानी है अपने शब्दों में। किस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जब ये बोल दिया जाए कि अपने शब्दों में बताइए। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका आप इस तरह से इसको लिखेंगे। भारत में नगर पालिकाएं शहरी स्थानीय शासन की प्रमुख संस्थाएं हैं। जैसे गांवों में पंचायती राज व्यवस्था होती है, यानी जैसे पंचायती राज व्यवस्था है गांवों में, वैसे ही शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं। इस प्रकार शहरों में नगर पालिकाएं नागरिक प्रशासन और विकास कार्य की जिम्मेदारी निभाती हैं। ये ही नगर पालिकाएं जो है वही देखती हैं कि नागरिकों का विकास हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही। संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यानी 1992 का जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसी से इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला और इन्हें लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संस्थाओं के रूप में मान्यता मिली, या ये कहूँ माना जाने लगा, क्योंकि इनकी जो मान्यताएं दी गई थी इन्हें लोकतांत्रिक रूप से 1992 के बाद ही दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नगर पालिकाओं की संरचना, यानी नगर पालिका आखिर बनी कैसे होती है। हम इनकी संरचना के ऊपर अगर बात करें तो इसमें आप लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, यानी नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इनके अंतर्गत 3 प्रकार की शहरी संस्थाएं स्थापित की गई, यानी 3 प्रकार की शहरी जो संस्थाएं हैं वो बनाई गई। पहली होती है हमारा नगर पंचायत, जो कि उन क्षेत्रों के लिए जहां ग्रामीण से शहरी रूपांतरण हो रहा है, यानी ग्राम से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ होती है नगर पंचायत। फिर होती है नगर परिषद, मध्य आकार के शहरों के लिए, यानी जिनका आकार ज़्यादा बड़ा ना हो उनके लिए होती है नगर परिषद। फिर होती है नगर निगम, बड़े शहरों और महानगरों के लिए होती है नगर निगम। ठीक है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप यहाँ नगर निगम को देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इन संस्थाओं में निर्वाचित सदस्य होते हैं जो स्थानीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी नगर निगम, नगर पालिका, इन सभी का भी चुनाव होता है जो कि लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नगर पालिकाओं के कार्य, यानी आखिर इनके क्या कार्य होते हैं। नगर पालिकाएं नागरिक जीवन से जुड़े अनेक कार्य करती हैं, यानी जो नागरिकों के जीवन से जुड़े कार्य होते हैं वो नगर पालिकाओं द्वारा करे जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से कार्य हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे पेयजल आपूर्ति, सड़क सफाई और प्रकाश व्यवस्था, यानी जो पीने वाला पानी होता है, सड़क होती है, सफाई होती है और प्रकाश यानी जो लाइट वगैरह होती है वो इसी के अंदर आ जाती है। आपने देखा होगा कि कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कचरा निस्तारण और स्वच्छता, यानी कचरे को हटाना और स्वच्छता लाना भी इन्हीं का कार्य होता है। प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, यानी स्टार्टिंग की जो शिक्षा होती है एंड स्वास्थ्य सेवा होती है वो भी इन्हीं का कार्य है। नगर नियोजन एवं भवन निर्माण का नियंत्रण, यानी
जो नगर नियोजन है और जो भवन निर्माण होता है उन पर भी इनका नियंत्रण होता है। आपने सुना होगा दिल्ली में कि 5 या 6 फ्लोर से ज़्यादा फ्लैट या फिर घर बनाना अलाउ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण, उद्यान और सामुदायिक केंद्रों का विकास, यानी पर्यावरण जो संरक्षण होते हैं, उद्यान होते हैं, सामुदायिक जो केंद्र होते हैं, उन सभी का जो एक तरह से विकास है, संरक्षण है, वो सभी इनके अंतर्गत आ जाता है। नागरिकों के कर संग्रहण जैसे संपत्ति कर, जल कर आदि, यानी जो कर लिया जाता है वो भी इन्हीं के द्वारा लिया जाता है, जैसे कि संपत्ति कर हो गया, जल कर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नगर पालिका का विकास, यानी जो नगर पालिका है उसका विकास कैसे हुआ। अगर इसके विकास की बात करें तो 74वें संशोधन के बाद नगर पालिकाओं का लोकतांत्रिक स्वरूप मजबूत हुआ, यानी इससे पहले ये लोकतांत्रिक रूप में नहीं थे। महापौर और पार्षदों का चुनाव नियमित रूप से होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि जो महिलाएं हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नगर योजनाओं और विकास परियोजनाओं में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी बढ़ी, यानी जो स्थानीय लोग हैं अब जो योजनाएं थी, विकास की परियोजनाएं थी, उन सभी में भागीदार बनने लगे। स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और अमरूद जैसे योजनाओं ने शहरी विकास को गति दी, यानी ये सारी जो एक तरह से मिशन चले थे, इन्होंने एक तरह से जो शहरी विकास है उसको गति देने का कार्य किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे नगर पालिकाओं की चुनौतियाँ, कि आखिर जो नगर पालिका है वो किन किन चुनौतियों का सामना करती है। यही हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था। हालांकि नगर पालिकाएं शहरी प्रशासन की रीढ़ है, परंतु इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी देखिए, शहरी विकास के लिए नगर पालिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारी रीढ़ हमारे लिए ज़रूरी है। रीढ़ का मतलब यहाँ रीढ़ की हड्डी से है, जो कमर में होती है। ठीक है, ऐसे ही नगर पालिकाएं हैं शहरों के विकास के लिए, लेकिन फिर भी इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी चुनौतियाँ, तो पहला आप लिखेंगे वित्तीय संकट। नगर पालिकाओं के पास पर्याप्त राजस्व नहीं होता, जिससे वह विकास कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर पाती, यानी इनके पास इतना पैसा नहीं होता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य सरकार पर निर्भरता, आर्थिक और प्रशासनिक निर्णयों में राज्यों को अत्यधिक नियंत्रण है, यानी आर्थिक हो या फिर प्रशासनिक हो, अगर इन्हें आर्थिक रूप से या प्रशासनिक रूप से कुछ भी करना है तो इन्हें राज्यों पर डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण। तेजी से बढ़ती शहरीकरण से नगर सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसकी वजह से इसका असर नगर पालिकाओं पर भी पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप कार्यकुशलता और प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यानी यहाँ पर जो भ्रष्टाचार और जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग जो अपने कार्य हैं वो सही से नहीं कर पाते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तकनीकी और मानव संसाधनों की कमी, यानी तकनीकी और जो मानव संसाधन है उनकी भी कमी है। किस तरह से योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन कठिन हो जाता है, यानी जो योजनाएं होती हैं इनका जो प्रभावी क्रियान्वयन है, प्रभावी रूप से करना है, वो कठिन हो जाता है, क्योंकि सही रूप से उन्हें नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि तकनीक या फिर मानवीय जो संसाधन है वो इतने उपलब्ध नहीं है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे नगर पालिकाएं शहरी लोकतंत्र की नींव है, जो स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाओं प्रदान करने और शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किस तरह से ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हालांकि इसके समक्ष वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां हैं, फिर भी यह संस्थाएं भारत में लोकतांत्रिक ढांचे को नींव से मजबूत बनाती हैं, यानी ये एक तरह से नींव, जिस तरह से एक घर की नींव मजबूत होती है तो आगे का घर भी मजबूत बनता है। वैसे ही अगर नगर पालिका जो है मजबूत है तो हमारा जो शासन है वो भी मजबूत रहता है। ये नींव को मजबूत बनाने का कार्य करती है। इस प्रकार नगर पालिकाएं भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जो शहरों में जन भागीदारी आधारित प्रशासन का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से लोकतंत्र की आत्मा भी है, क्योंकि ये पूरे देश को चलाने में मदद करती हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघवाद को परिभाषित कीजिए। भारत में मौजूदा संघवाद के विभिन्न प्रावधानों के बारे में चर्चा कीजिए, यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि संघवाद आखिर क्या होता है,
है और भारत में जो मौजूदा संघवाद है इसके जो विभिन्न प्रावधान हैं उन पर आपको चर्चा करनी है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया जाता है। यानी केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उनके बीच जो शक्तियां होती हैं उनका विभाजन किया जाता है संघवाद में, ताकि दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने अधिकारी क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। कोई भी एक दूसरे के कार्य में पैर ना करे, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो। संघवाद का उद्देश्य शक्ति संतुलन बनाकर राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता दोनों की रक्षा करना है। इसीलिए संघवाद का यूज किया जाता है ताकि जो शक्ति संतुलन है वो एक तरह से बन सके। भारतीय संविधान ने भी इसी सिद्धांत को अपनाया है, परंतु भारत का संघवाद पारंपरिक संघवाद से भिन्न है। यानी देखो, हमारे भारत ने भी संघवाद को अपनाया है, लेकिन जो और देश संघवाद को अपना रहे हैं या जो पारंपरिक है उससे हमारा संघवाद थोड़ा सा अलग है। ये अर्ध संघीय है या सहकारी संघवाद के स्वरूप में है। किस तरह से, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखी होगी, क्यों हमारा देश अर्ध संघीय है या फिर सहकारी संघवाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, एंड पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत में संघवाद के प्रमुख प्रावधान, यानी जो भारत है इसमें संघवाद के क्या क्या प्रमुख प्रावधान है। इसमें आप लिखेंगे संघीय ढांचा किस तरह से। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया, क्या कहता है हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 1 है इसमें कहा है भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी जो भारत है वो राज्यों का ही संघ है। ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद 1 से ही पता चलता है, जिसका अर्थ है कि भारत में संघीय व्यवस्था है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सरकारें हैं। यहाँ हम देख भी सकते हैं हमारे भारत में केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सरकारें होती हैं, दोनों के लिए चुनाव होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शक्तियों का विभाजन किस तरह से। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। यानी हमारा जो संविधान है इसकी 7वीं अनुसूची में 3 जो शक्तियां हैं हमारे पूरे देश की, उन्हें 3 सूचियों में बांटा गया है। अब वो 3 सूची कौन कौन सी हैं, चलिए देखेंगे, एंड अगर आपको पता है तो बिना देखे कमेंट बॉक्स में भी बताना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन कौन सी सूचियाँ हैं। तो पहली हमारी है संघीय सूची, जैसे कि रक्षा हो गया, विदेश नीति होगी, मुद्रा हो गई। ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो संघीय सूची में आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा राज्य सूची, जैसे कि पुलिस होगी, कृषि होगी, स्वास्थ्य हो गया, ये सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे राज्य सूची में आते हैं। फिर तीसरी होती है हमारी संवर्ती सूची। ठीक है, संवर्ती सूची में शिक्षा हो गया और विवाह हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे संवर्ती सूची में आते हैं। इसमें दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हैं। यानी देखो, ये वाले जो क्षेत्र हैं इनमें जो संघ है यानी जो केंद्र है वो कानून बनाएगा। ये वाले जो मुद्दे हैं इन पे राज्य जो एक तरह से कानून है वो बनाएगा। ये वाले जो मुद्दे हैं इन पे या तो ये भी बना सकता है या ये भी बना सकता है, दोनों की ही बना सकते हैं इन वाले मुद्दों पर, यानी संवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लिखित और सर्वोच्च संविधान किस तरह से। भारत का संविधान लिखित और सर्वोच्च है। यानी भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित और सर्वोच्च संविधान है। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं ही बनाया जा सकता है, यानी संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून, कोई भी नियम नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका किस तरह से। सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करती है और संविधान की रक्षा करती है। यानी जो भी निपटारे होते हैं या जो भी विवाद होते हैं सर्वोच्च न्यायालय उन्हें निपटा देती है, और जो संविधान है उसमें एक तरह रक्षा करती है संविधान की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संविधान की कठोरता किस तरह से। हमारा जो संविधान है वो कठोर है। इसमें आप लिखेंगे कुछ संशोधन ऐसे हैं जो केवल केंद्र नहीं कर सकता, इसके लिए राज्य की भी सहमति आवश्यक होती है। यह संघीय सिद्धांत का उदाहरण है। यानी देखिए, बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पे केवल जो केंद्र है वो संशोधन नहीं कर सकता या उस पर कोई नियम नहीं बना सकता, उसके लिए उसे राज्य से भी पूछना अनिवार्य है। यही हमारे संघीय जो सिद्धांत है उसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, क्योंकि राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वित्तीय संघवाद किस तरह से। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जो हर 5 वर्ष में
गठित होता है, यानी ये जो आयोग है ये हर 5 वर्ष में गठित होता है और एक वित्तीय संघ बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संघीय संस्थाएं किस तरह से राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी जो संघीय संस्थाएं होती हैं उसमें हम राज्यसभा देखेंगे जो एक तरह से राज्य को प्रतिनिधित्व करती हैं, राज्य को दिखाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? केंद्र और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनाई जाती है अंतर्राज्यीय परिषद, ताकि केंद्र और जो राज्य है इनके बीच में सहयोग बन सके, टकराव ना पैदा हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारत का संघवाद शक्ति, साझेदारी और सहयोग पर आधारित है। यह ना तो पूर्ण संघीय है और ना ही पूर्ण एकात्मक, बल्कि दोनों का संतुलित रूप है। यानी हम कह सकते हैं भारत का जो संविधान है या संघ है वो ना तो पूरी तरह से संघीय है और ना ही एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिला जुला है। इसीलिए भारत का संघवाद एकता में विविधता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी हम एकता में विविधता को देखते हैं, जहां केंद्र और राज्य मिलकर देश के समग्र विकास में योगदान देते हैं। यानी केंद्र और राज्य मिलकर ही कोई भी नीति बनाते हैं और जो बेस्ट नीति होती है, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, जो भी बेस्ट होगी लोगों के लिए उसको चुन लिया जाता है, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज इससे आगे के क्वेश्चन अब हम लोग वीडियो नंबर 6 में कवर करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए या आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे स्टिक हो जाते हैं तो आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। एंड सेकंड वे जो है आपको नोट्स पाने के लिए, फर्स्ट वे है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड वे है आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में भी आपको इन सभी के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक जो है वो आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। अदरवाइज अगर कोई और कन्फ्यूजन या कोई और डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में या कहीं और, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।